डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज एक नए चैप्टर के साथ मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, रिजुरेखीय पथ पर गति। रिजु कहते हैं बिल्कुल सीधा सीधा लाइन को रिजुरेखीय कहेंगे। मतलब बिल्कुल सरल रेखा होनी चाहिए, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। वो स्केल से लाइन खींचते हैं ना, या वो धागे में कुछ बांध कर लटका दीजिए तो धागा बिल्कुल सीधा होता है, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रेट, बिल्कुल वो सीधा है, रिजुरेखीय गति। आप रोड पर देखते हैं गाड़ियां चलती हैं ना, सीधा भी चल सकती हैं और कर्व में भी चल सकती हैं, टेढ़े मेढ़े भी चल सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग को पढ़ना है रिजुरेखीय गति। और आइए इसको पढ़ने से पहले कुछ बातों की जानकारी हम ले लें। जैसे एक टर्म है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स किसको कहेंगे? यांत्रिकी। मैकेनिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है। मैकेनिक्स यांत्रिकी, इसको हिंदी में हम कहते हैं। मैकेनिक्स में हम क्या अध्ययन करते हैं, क्या स्टडी करते हैं? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का हम अध्ययन करते हैं, किसी वस्तु के गति का अध्ययन करते हैं, तो फिजिक्स के उस भाग का नाम होता है मैकेनिक्स। आइए एक टर्म और देखते हैं, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स किसे कहेंगे? स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? इट इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स का ही एक ब्रांच है। which deals with the study of object at rest under the effect of forces in equilibrium। इस तरह से हमने देखा कि स्टैटिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में अध्ययन करते हैं जो रेस्ट में होते हैं, मतलब चलते उलते नहीं हैं। ऐसे अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनका स्टडी हम करते हैं स्टैटिक्स के अंतर्गत। काइनेमैटिक्स क्या है? काइनेमैटिक्स काइनेमैटिक्स फिजिक्स का ही ब्रांच है जिसमें हम इट इज दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग द फैक्टर्स व्हिच कॉज मोशन। इसमें हम उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो वस्तुएं मोशन में तो होती हैं, लेकिन उसके मोशन को प्रभावित करने के लिए कोई वहाँ पर फैक्टर नहीं होता। तो ये सब जो घटनाएं हैं इनका अध्ययन हम काइनेमैटिक्स में करते हैं। और एक टर्म आता है डायनेमिक्स। ये सब फिजिक्स के ब्रांच हैं जिनके बारे में हम आपको बतला रहे हैं। डायनेमिक्स, द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टेकिंग ऑल फैक्टर्स व्हिच कॉज मोशन। इसमें उन सारे फैक्टर्स का भी हम स्टडी करते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को प्रभावित करते हैं। तो ये रहा फिजिक्स के कुछ ब्रांच जिसके बारे में हमने बताया, मैकेनिक्स, स्टैटिक, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। अब आइए हम शुरू कर रहे हैं मोशन। और अब जानते हैं, वैसे तो देखा जाए दुनिया में तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो विराम अवस्था में हो, मतलब रेस्ट स्टेज में हो, ऐसी कोई भी वस्तु देखा जाए तो नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम ये बतलाने का प्रयास करते हैं कि कोई वस्तु गति में है, कोई वस्तु विराम अवस्था में है। जैसे मान लीजिए कोई ये बॉडी है और ये बॉडी बिल्कुल यहाँ पर रुकी हुई है, मतलब इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो हम कहते हैं कि ये समय तो बीत रहा है लेकिन कोई इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, ये वस्तु ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, तो हम कहते हैं कि ये वस्तु विराम अवस्था में है, रेस्ट में है, ऐसा हम कहते हैं। ठीक है।
लेकिन यहीं पर अगर कोई ऐसी बॉडी हो जो समय के साथ साथ अपने पोजीशन को बदल रही हो, तब हम कहते हैं कि ये मोशन में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो किसी व्हीकल में बैठा हुआ है, व्हीकल जा रही है, यहाँ पर सीट है, ठीक है, ओके। यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इसका नाम हमने रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, और एक व्यक्ति है जो बाहर है, रोड पर खड़ा है, ये है सी। अब यदि ए से पूछा जाएगा कि क्या बी मोशन में है, तो ए तो देख रहा है कि नहीं भाई बी तो हमारे सामने सीट पर बैठा हुआ है, तो फिर ए का जवाब होगा कि नहीं भाई बी कहाँ मोशन में है, ये तो हमेशा मेरे सामने ही दिख रहा है, ये तो चल नहीं रहा है, अपने सीट पर चुपचाप बैठा हुआ है। उसी तरह से अगर बी से पूछे कि क्या ए मोशन में है, तो बी का भी यही जवाब होता है, नहीं भाई ये तो हमारे सामने ये व्यक्ति आराम से बैठा हुआ है, ये तो चल फिर नहीं रहा है, यानी कि तो मोशन में नहीं है, जबकि हम देख रहे हैं कि गाड़ी ये मोशन में है। अब इससे अगर बात किया जाए सी से, क्या बताइए क्या ए मोशन में है, तो सी ने देखा कि गाड़ी अभी यहाँ है और थोड़ी देर के बाद गाड़ी यहाँ पर पहुंच गई, यानी कि जो ए यहाँ पर था वह ए तो यहाँ पर चला गया, तो सी को दिखाई देता है कि ए का पोजीशन ये था और ए तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यहाँ पर चला गया, तो सी का जवाब होगा कि नहीं भाई ए तो मोशन में है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर हमने बी से पूछा क्या ए मोशन में है, तो इसने जवाब दिया नहीं, और सी से जब हमने पूछा क्या ए मोशन में है, तो सी का जवाब है हाँ बिल्कुल ये मोशन में है। तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों के अलग अलग जवाब हैं, एक ने कहा मोशन में नहीं है और एक ने कहा मोशन में है। तो इस प्रकार से ये नज़रिया होती है अपने कहने की। और यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि रेस्ट अवस्था में भी इसको बतलाया जा रहा है और ये मोशन में भी इसको बतलाया जा रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन की जो दशा है ये रिलेटिव है, ये एक दूसरे के सापेक्ष इसको देखा जाता है। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। मोशन के कितने प्रकार हो सकते हैं, इसके बारे में आइए कुछ हम जान लें। मोशन के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो एक तो ये ऐसा मोशन हो सकता है जैसे मान लीजिए बॉडी है, इस तरह से बॉडी है ना ये, और ये बॉडी बिल्कुल ऐसे आ गई, मतलब अपने स्थान से हटी और यहाँ पर आ गई। अगर यहाँ पर हम देखने का प्रयास करें तो यहाँ एक इसका पार्टिकल है, वह पार्टिकल यहाँ पर दिख रहा है, मान लीजिए कि ये 3 मीटर है। यहाँ का पार्टिकल जो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ भी डिस्टेंस देखा जाए तो 3 मीटर ही है, और यहाँ का जो पार्टिकल यहाँ पर है इसका भी डिस्टेंस देखें तो ये भी 3 मीटर ही आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सभी पार्टिकल्स एक समान डिस्टेंस से ये विस्थापित हुए हैं। तो इस तरह की अगर गति है तो ऐसे गति को हम कहते हैं अस्थानांतरीय गति, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ओके, और इस तरह से भी गति हो सकता है कि ये जो बॉडी है यहीं पर ये बॉडी इस तरह से मूव करने लगे ऐसे, तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि बॉडी तो यहीं पर है लेकिन ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। अगर इस तरह का मोशन है तो इस मोशन को हम कहते हैं सर्कुलेटरी मोशन। ओके, कभी कभी हम इस तरह का मोशन देखते हैं जैसे कोई ये दृढ़ स्थान है, यहाँ से एक धागा लटका हुआ है और यहाँ पर एक गोलक है, गोलक को थोड़ा सा हमने विस्थापित कर दिया तो फिर इसकी गति इस तरह से होने लगती है। तो ये है ऑसिलेटरी मोशन। इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के ये मोशन हो सकते हैं। आइए पॉइंट मास ऑब्जेक्ट की हम बात करते हैं। बिंदु वस्तु पर विचार करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में अक्सर ये बात होती है कि ये पॉइंट है इधर मूव कर गया, इस तरह की बात है। तो जैसे मान लीजिए कोई व्हीकल है, ओके ये व्हीकल है, ठीक है, यहाँ पर है लेकिन यहाँ कोई स्थान है, ठीक है, स्थान ए है और स्थान ए से ये 500 किलोमीटर की दूरी पर है।
तो अगर 500 किलोमीटर का अगर विस्तार देखा जाए तो उसके तुलना में इस कार का औकात क्या होगा, बिल्कुल पॉइंट होगा ना, बिंदु के रूप में होगा। तो यहाँ पर अब कार न बनाकर फिजिक्स में हम करते क्या है कि सीधे दिखला देते हैं कि यह जो पॉइंट है इसी पॉइंट का नाम हो गया कार, ये यहाँ पर एक कार है। तो इस तरह से बड़ी बड़ी चीज़ों को एक बिंदु के रूप में निर्देशित करने की हम लोग की एक परंपरा है, उस तरह से हम व्यक्त करते हैं, लोगों को समझाते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश फ्रेम किसे कहेंगे, निर्देश फ्रेम क्या होता है? तो आपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा इस तरह से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, इस तरह से आपने पढ़ा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके। ये ओरिजिन पॉइंट है, मोल में, इसी को हम कहते हैं निर्देश फ्रेम। निर्देश फ्रेम इसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में इस तरह से हम एक फ्रेम बनाते हैं और फ्रेम बनाकर किसी वस्तु के पोजीशन को बतलाने का प्रयास करते हैं। अगर वह वस्तु मोशन में है तो किस डायरेक्शन में वो मोशन वस्तु कर रही है, या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वो जा रही है तो कितना वो वक्त ले रही है, टाइम कितना ले रही है, इन सब चीज़ों का डिस्कस जो हम करते हैं उसको किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, तो उसको एक्स वाई पर हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ए है और ये इस तरह से मूव करते हुए यहाँ पर आ गया, बी पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, यहाँ से ये डिस्टेंस क्या है, बीच का डिस्टेंस क्या है, कितना टाइम लगा, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम इस निर्देश फ्रेम पर करते हैं। इसका नाम है निर्देश फ्रेम। आइए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। गतियां कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे एक विमीय गति होता है, द्विविमीय गति हो सकता है, त्रिविमीय गति भी हो सकता है। तो आइए हम बीमा के बारे में जानें। अच्छा, एक बात है, जो ये पूरी दुनिया आप देख रहे हैं ना, ये पूरी दुनिया त्रिविमीय है, ओके। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जैसे एक डब्बा यहाँ दिख रहा है, ये डब्बा आप देख पा रहे होंगे ना, इसमें कितनी बीमाएं हैं, इसमें कितने डायमेंशन हैं। तो आप देखिए, एक डायमेंशन तो ये लेंथ हो गया, लंबाई, ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया ब्रेड्थ, चौड़ाई हो गया। तो ये एक लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये हाइट हो गया, ऊंचाई। तो अगर हम देखें कि इसमें कितनी बीमाएं हैं, इसमें कितने डायमेंशन है, अगर इसकी हम बात करें तो हम पाएंगे कि एक डायमेंशन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डायमेंशंस 3 हैं। तो ये जो आकृति आप देख रहे हैं, डब्बे की आकृति, इसका ही नाम होता है त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति, ट्राई डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये, ओके। अब आइए एक बात हम इसमें समझने का प्रयास करें। जैसे मान लीजिए इसमें से एक डायमेंशन को हम रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो क्या होगा? जैसे इसको हमने थोड़ा पतला कर दिया, ऊपर से काटते गए, पतला करते गए, करते गए, करते गए, बिल्कुल मोटाई को हमने, ये जो ऊंचाई थी, मोटाई कहिए चाहे ऊंचाई कहिए, इसको बिल्कुल हमने जीरो कर दिया। जब इसको हम बिल्कुल जीरो कर देंगे तो आप खुद बताइए, क्या ये लेंथ दिखेगा, क्या ये ब्रेड्थ दिखेगा? लंबाई चौड़ाई भी गायब हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। तो इसमें से अगर किसी एक डायमेंशन को, एक बीमा को कम करते 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 अगर शून्य कर दें, तो इसको तो हमने शून्य नहीं किया है, इसको भी हमने शून्य नहीं किया है, इसको हमने छुआ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे आँख से क्या ये लेंथ दिखेगा, क्या ये ब्रेड्थ दिखेगा? ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि साथ में मोटाई भी है, तब दिख रहा है। अगर ये मोटाई जीरो कर दें तो ये रहेगा लेकिन हमसे दिखेगा नहीं, ये भी रहेगा लेकिन हमसे दिखेगा नहीं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे आँख का नेचर ने जो डिजाइन किया
वो त्रिविमीय आकृति को देखने के लिए। अगर हमारे सामने त्रिविमीय आकृति है तो बिल्कुल आपकी आंख देखेगी, लेकिन अगर त्रिविमीय आकृति नहीं है, दो बीमा वाली आकृति है, तो हमारी आंख उसे नहीं देख पाएगी। अगर सिंगल डायमेंशन हो, एक बीमीय आकृति हो, उसको भी हमारी आंख नहीं देख पाएगी। ये क्लियर है? तो हमारी आंख केवल और केवल त्रिविमीय आकृति को ही देख पाती है, ट्राई डायमेंशनल स्ट्रक्चर को ही ये हमारी आंख देख पाती है। ओके, अब ये बात जैसे हम कह देते हैं कि ये तो एक धागा है, तो ये तो एक बीमीय है, लेकिन धागे को तो मैं देख पा रहा हूँ। तो हकीकत ये है कि इसके लंबाई की तुलना में, जैसे धागे की लंबाई है, लंबाई की तुलना में देखा जाए तो उसका मोटाई चौड़ाई नगण्य है। लेकिन अगर धागा हमसे दिख रहा है तो क्लियर है कि धागे में मोटाई है, ठीक ना। अच्छा, वैसे भी आप सोच सकते हैं जैसे कोई मोटा रस्सी हो, वो ज़्यादा स्पष्ट दिखेगा, लेकिन उसको धीरे धीरे आप पतला करते चले जाएंगे तो वो हमारे आँख से बहुत अच्छा से नहीं दिखेगा। और बिल्कुल पतला कर दें, मतलब उसके मोटाई की जीरो कर दे तो दिखेगा नहीं, लेकिन उसमें सिंगल बीमा तो है ही उसमें। तो वैसे मतलब फिजिक्स में बातचीत के दौरान हम कह देते हैं कोई लंबी चीज़ है तो कह देते हैं कि ये तो एक बीमीय है। ओके, कोई सरफेस दिख जाए तो उसको हम कह देते हैं कि भाई ये तो द्विविमीय है। ओके, लेकिन यह बात समझ जाइए कि ये केवल बोलचाल की भाषा में हम ऐसा कहते हैं, एक बीमीय और द्विविमीय। हमारी आंख केवल त्रिविमीय को ही देख पाती है, एक बीमीय और द्विविमीय को नहीं देख पाती है। तो आइए थोड़ा मोशन के बारे में बात करें कि मोशन भी एक बीमीय हो सकता है, द्विविमीय हो सकता है और त्रिविमीय हो सकता है मोशन। तो एक बीमीय वन डायमेंशनल मोशन, एक बीमीय गति। जैसे हमने बनाया, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया z एक्सिस। इसी का फिगर हमने खींचा है। ये कार्नर देखिए, कार्नर आप देख पा रहे होंगे, ये जो है y एक्सिस हो गया। ओके, यह जो दिख रहा है x एक्सिस हो गया ये वाला, और यह जो पार्ट आपका दिख रहा है ये z एक्सिस हो गया। यानी कि तीनों बीमाओं को एक साथ इस फिगर में हमने दिखलाया है। ऐसा आप कल्पना करके देख सकते हैं। तो इसमें तीन बीमाएं हैं। अब मान लीजिए, कल्पना कीजिए कि यहाँ पर एक छड़ी है और यहाँ पर भी एक छड़ी है, ठीक है, और दोनों छड़ियों के बीच में एक धागा हमने बांध दिया। ये धागा हमने बांध दिया है दोनों छड़ियों के बीच में। ओके, अब इस पर एक हम ना चिमटा देखे होंगे आप, चिमटा, हाँ, उस पर एक चिमटा को हमने चढ़ा दिया। इस पर हम एक चिमटा चढ़ा दिया। और बताइए चलेगा तो कैसे चलेगा? ये चलेगा तो या तो सीधे आगे इस तरह से चलेगा और नहीं तो पीछे चलेगा। वो क्या राइट में चलेगा? नहीं। क्या वो लेफ्ट में चल सकता है? नहीं। क्या वो ऊपर जा सकता है? नहीं। क्या वो नीचे आ सकता है? नहीं। यानी कि जो चिमटा है उसके लिए केवल एक मार्ग मिल रहा है कि इस लंबाई के अनुदिश वो आगे जाए या पीछे जाए। यानी कि इसको चलने के लिए केवल एक बीमा मिल रही है। केवल एक डायमेंशन पर चलने के लिए ये स्वतंत्र है। तो यहाँ पर चिमटे की जो गति है, चिमटे का जो मोशन है, इसको हम कहेंगे एक बीमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन इसको हम कहेंगे। ओके, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल if only one of the three coordinates required to specify the position of the object in space change with respect to time. Okay, objects falling freely, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्वतंत्र रूप से ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो ये भी वन डायमेंशनल कहलाएगा। मोशन ऑफ ट्रेन, ठीक है, ट्रेन की जो पटरी बिछाई जाती है कहीं कहीं वक्रीय भी हो जाती है, ये अलग बात है,
लेकिन अगर देखा जाए तो इंजीनियर्स ऐसे पटरी बिछाते हैं कि बिल्कुल वो ट्रेन स्ट्रेट चले। तो ट्रेन का भी जो मोशन होगा वहाँ पर भी लगभग हम ये कह सकते हैं कि वह मोशन जो है वह वन डायमेंशनल मोशन है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, अब आइए द्विविमीय गति को देखें। द्विविमीय गति को देखें, टू डायमेंशनल मोशन समझने का हम प्रयास करें। अब बात न करें, नहीं तो अब हमको म्यूट करना पड़ जाएगा। ओके, ऑल म्यूट। आप केवल बात को सुनते रहें और बात न करें, ठीक है। ओके, तो यहाँ आवाज़ मेरा सुन पा रहे होंगे, ठीक है। टू डायमेंशनल मोशन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो आइए इस चिमटा को हम हटाते हैं बड़ी सावधानी के साथ, क्योंकि बेजान सा चिमटा है, मरने न पाए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। अब एक हम टेबल ले लिए, टेबल, ठीक है, और इस टेबल पर उसी चिमटे को हमने चढ़ा दिया। देखिए चिमटा चढ़ गया टेबल पर। अच्छा, ये टेबल का ऊपर का जो सरफेस है इसमें लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है, लंबाई और चौड़ाई है। ओके, मतलब इसमें दो डायमेंशन है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जो चिमटा चल रहा है क्या वो थोड़ा लेफ्ट में चल सकता है, तो बिल्कुल चल सकता है। क्या वो थोड़ा राइट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। क्या वो सीधा चल सकता है, बिल्कुल सीधा भी चल सकता है, नो प्रॉब्लम। तो आपने देखा इस चिमटे को हमने टेबल पर चढ़ा दिया और टेबल में लंबाई भी है, चौड़ाई है, ठीक है, ऊंचाई भी है, लेकिन अभी ऊंचाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और चिमटे को टेबल के सरफेस पर हमने चढ़ा दिया है, तो चिमटा तो इस तरह से चल रहा है, कभी दाएं बाएं भी चल सकता है। यानी कि इस पोजीशन में हम कह सकते हैं कि जो चिमटा है किन्हीं दो बीमा के अंतर्गत ये चल सकता है, चाहे वो एक्स वाई प्लेन में चले, चाहे वो वाई जेड प्लेन में चले, चाहे वो एक्स जेड प्लेन में चले, लेकिन वो चल सकता है दो बीमा के अनुदिश। इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो गति है द्विविमीय गति है या टू डायमेंशनल मोशन है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल इफ टू ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे बिलियर्ड बॉल है, उसको आपने देखा होगा। अच्छा चलिए, नहीं देखे होंगे तो कैरम तो देखे होंगे ना। कैरम में जो हम मारते हैं तो उसमें राइट भी मारते हैं, लेफ्ट भी मारते हैं, सीधा भी मारते हैं ना। तो कैरम जिस तरह से हम खेलते हैं उसमें जो गोटियां होती हैं जिस तरह से मूव करती हैं, उनको हम कह सकते हैं टू डायमेंशनल मोशन। आइए अब हम समझते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन किसे कहेंगे, त्रिविमीय गति किसे कहेंगे, इसको हम समझना चाहते हैं। तो एक कमरे का मैं यहाँ पर चित्र खींच रहा हूँ, कमरा है, जैसे आप भी इस समय किसी कमरे में बैठे हुए हैं ना, तो बिल्कुल कमरा तो ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। ओके, ये एक कमरे का हमने यहाँ पर फिगर हमने बनाया है, कमरे का फिगर, ठीक है। हाँ, ये कमरा आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा शानदार कमरा। ये कमरा है, एक रूम है, और इस रूम में चिमटा को नहीं रखना है, मक्खी उड़ने वाली मक्खी फ्लाइज को हमने यहाँ पर रख दिया। अब ये क्या होगा, ये जो मक्खी है ना, ये मक्खी लेफ्ट में भी जा सकती है, राइट में भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। भाई मक्खी कहीं उड़ रही है, चिड़िया होते हैं ना, चिड़िया उड़ती है तो वो तो तीनों बीमाओं के अनुदिश उड़ सकती है, एक्स वाई जेड तीनों बीमा के अनुदिश एक उड़ने वाली मक्खी का ये गति हो सकता है। तो उसको हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल इफ ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स required to specify the position of the object in space change with respect to time। जैसे फ्लाइंग काइट, अच्छा पतंग बच्चे उड़ाते हैं ना, पतंग का जो मोशन है वो क्या है, वो थ्री डायमेंशनल है, एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है, जेड में भी जा रहा है, मतलब लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, ऊपर भी है, ठीक है। तो या ए फ्लाइंग बर्ड और उड़ती हुई चिड़िया,
उसका भी जो मोशन है वो 3 डायमेंशनल मोशन है। इस तरह से आपने देखा कि तीनों डायमेंशन के अनुदिश, केवल 2 डायमेंशन के अनुदिश या केवल 1 डायमेंशन के अनुदिश ये गतियां हो सकती हैं भिन्न भिन्न प्रकार से। ओके, अब आइए हम देखते हैं यहाँ पर सरल रेखा में गति हम पढ़ रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो इसमें एक हेडिंग जैसे डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस के बारे में हम समझने का कोशिश करेंगे कि डिस्टेंस किसे कहते हैं, दूरी। तो दूरी है ये डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस के साथ ही मतलब एक आता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन आता है। दोनों को एक साथ अगर हम समझे तो अच्छा रहेगा, दोनों का अंतर करते हुए विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर वेक्टर के दृष्टिकोण से देखें, डायरेक्शन के दृष्टिकोण से देखें, तो ये भी आगे चैप्टर आ रहा है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल सदिश राशियां और अदिश राशियां। वहाँ पर काफ़ी डिटेल में हम इसका स्टडी करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा हम समझ लें कि सदिश राशियां अदिश राशियां होती क्या हैं, तब उसके बाद हम समझ पाएंगे कि दूरी और विस्थापन क्या चीज़ है। तो देखिए, भौतिक राशियां हम लोगों ने पढ़ा ना, तो पहले तो हम लोगों ने पढ़ा कि इस दुनिया में आप जो कुछ भी देख रहे हो ना, ये सारी राशियां दिख रही हैं। ये दुनिया ही राशियों का भंडार है। हमारे सामने जो कुछ भी है, हम कुछ फील कर रहे हैं, वो भी राशि है। जो हम देख रहे हैं वो भी राशि है। अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो कुछ भी हम ये संदेश रिसीव कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारे समझ में आ रहा है, हर चीज एक राशि है और उसकी एक मात्रा होती है। लेकिन ये अलग बात है कि हम कुछ राशियों के मात्रा का मापन कर लेते हैं और कुछ राशियों के मात्रा का मापन हम नहीं कर पाते हैं। तो वे राशियां जिनके मात्रा का हम मापन कर लेते हैं, उन राशियों का नाम दिया गया भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। तो सभी राशियों में से उन राशियों को आप निकाल लीजिए जिनका आप माप कर सकते हैं, जिनके माप करने के लिए हमारे पास मापक यंत्र मौजूद है, तो उन राशियों को कहते हैं भौतिक राशियां, ठीक है, भौतिक राशियां। ओके, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी में जब हम आते हैं तो हम पाते हैं कि कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनको एक दूसरे में बदला नहीं जा सकता, वे पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। उन भौतिक राशियों का नाम होता है मूल राशियां, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनाई जाती है, उन राशियों को हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो ये हो गया मूल, फंडामेंटल, और ये हो गया डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। अब ये तो इनको समझने के मतलब ये अलग अलग तरीके हैं, लेकिन दिशा के आधार पर भी हम चाहें तो भौतिक राशियों को 2 पार्ट में हम बांट सकते हैं। दिशा के आधार पर भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होता, उसमें मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा, ऐसे भौतिक राशियों को हम कहते हैं अदिश भौतिक राशियां, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अदिश राशियां कहेंगे, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, इनमें देखिए शब्द से क्लियर है, और निगेटिव के लिए आया, और दिशा जिसमें दिशा ना हो, जिन भौतिक राशियों में दिशा नहीं होती उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। ओके, और कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनमें परिमाण तो होगा, दिशा भी होगा, मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो ऐसे भौतिक राशियों को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और इन्हें हम कहते हैं सदिश राशियां।
तो राशियां दो प्रकार की हुई, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशियों में दिशा नहीं होगा और सदिश राशियों में दिशा होगी। तो इसका अध्ययन हम लोग अगले चैप्टर में काफी डिटेल में करने वाले हैं। तब तक के लिए इसको मैं अभी छोड़ रहा हूं। अभी थोड़ा हम दूरी और विस्थापन के विषय में देख लें, ठीक है। तो दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। आइए एक सिंपल फिगर से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक घर है, लेकिन ए का घर है, ठीक है। एक व्यक्ति का नाम है और उनका ये घर है, ठीक है। इनके एक दोस्त का घर यहाँ पर है उस शहर में, लेकिन रास्ता कोई जरूरी नहीं है कि सीधा हो सकता है कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता गया हो। इस तरह से रास्ता जा रहा है ना, इस तरह से रास्ता जा रहा है शहर में। भाई शहर में बहुत भीड़ होता है ना, बहुत रश, गलियां होती हैं। इस तरह से करते हुए ये यहाँ पर आ गया। देख रहे हैं कितनी गलियां हैं, कितने टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। शहर का रास्ता है ये, टेढ़े मेढ़े रास्ते को आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर यहाँ से चला जाए ना, और किलोमीटर, जैसे मान लीजिए मोटरसाइकिल पर आप बैठे और यहाँ से किलोमीटर का आपने देखना शुरू किया, तो इस तरह से मोटरसाइकिल जा रही है, ऐसे मोटरसाइकिल जा रही है। किलोमीटर तो बतला रहा है कि कितना किलोमीटर का ये दूरी तय हो रहा है। और यहाँ पर आ गए हम, तो हमने देखा 5 किलोमीटर की दूरी तय की गई। 5 किलोमीटर, यानी कि ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। इसी 5 किलोमीटर को हम कहेंगे दूरी, इसी को कहेंगे डिस्टेंस। ओके, अब आइए देखिए डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे। ठीक है, माना कि सीधा रास्ता नहीं है, लेकिन कल्पना तो आप कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, तो यहां से अगर स्ट्रेट बिल्कुल स्केल लगाकर अगर खींचा जाए ना, ऐसे स्ट्रेट बिल्कुल इस धागा से खींच कर अगर बना दिया जाए, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट, आप खुद बतलाइए। यह तो जो दूरी थी, लंबाई जो थी, ये 5 किलोमीटर थी। क्या ये लंबाई भी 5 किलोमीटर होगी? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो सीधा है ना, स्ट्रेट है, सीधा है, तना हुआ है, तो इसकी लंबाई कम होगी। फॉर एग्जाम्पल इसको हमने मापा, देखा 3 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं कि ए से बी का अगर आपसे दूरी पूछा जाए, डिस्टेंस पूछा जाए, तो है 5 किलोमीटर, और रास्ते से चलकर आपको जाना पड़ेगा। नहीं, सही ये रास्ता है और रास्ते से चल के आपको जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए से बी का डायरेक्ट जो लंबाई है वो है 3 किलोमीटर। लेकिन इस डायरेक्शन में कोई पाथ नहीं है, कोई यहाँ पर रास्ता बना हुआ नहीं है, तो आप ऐसे तो जा नहीं सकते। मान लीजिए बीच में किसी का मकान आ गया तो उसको तोड़ते हुए तो आगे आप बढ़ेंगे नहीं। क्लियर? तो यहाँ पर इसको हम कहते हैं विस्थापन और यह है डिस्प्लेसमेंट। इस फिगर से आप बिल्कुल यह बात समझ पाए होंगे कि विस्थापन और दूरी में सबसे बड़ा अंतर क्या है, ये समझ गए होंगे। डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से एक बात और क्लियर हो रही है कि जो विस्थापन है यह दूरी से कम होगा या बहुत होगा तो बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर ये रास्ता इसी तरह से सीधा बना होता, बीच में घर मकान नहीं आए होते, बिल्कुल ऐसे ही सीधा रास्ता बना होता, ऐसे भी तो हम कल्पना कर सकते हैं ना। बहुत से ऐसे जगह होते हैं जहां एक जगह से दूसरे जगह पर हम जाएं तो बिल्कुल रास्ता सीधा होता है, ऐसा भी होता है। तो उस पोजीशन में अगर बिल्कुल ये रास्ता बना होता, उस पोजीशन में हम कहते कि दूरी भी 3 किलोमीटर है और विस्थापन भी 3 ही किलोमीटर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये विस्थापन है, विस्थापन या तो दूरी से कम होगा और नहीं तो दूरी के बराबर हो सकता है। लेकिन कभी भी ये संभव नहीं है कि विस्थापन दूरी से ज्यादा हो जाए, ये संभव नहीं है। ये जो विस्थापन है ना, दूरी से कम ही रहेगा। ठीक है,
बहुत होगा तो दूरी के बराबर हो सकता है। जैसे अगर सीधा रास्ता बना हुआ है तो दूरी भी 3 किलोमीटर और विस्थापन भी 3 किलोमीटर। लेकिन अगर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो गया तो क्लियर है कि दूरी ज़्यादा हो जाएगा और ये विस्थापन कम। तो ये बात है, यहाँ से आप बिल्कुल अच्छा से समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर अगर हम विज्ञान की दृष्टिकोण से अगर देखें तो हम ये कहते हैं कि दूरी क्या है। दूरी सही रास्ते की लंबाई होती है, ठीक ना। सही रास्ते पर अगर कोई वस्तु चलता है तो वह कितना लंबाई तय किया, इसको हम कहते हैं दूरी। ओके। और विस्थापन क्या होता है? विस्थापन किसी निश्चित दिशा में जो लंबाई होती है, किसी निश्चित दिशा में जो लंबाई होती है, इसे हम कहते हैं विस्थापन। या यह भी हम कह सकते हैं कि दो स्थितियों के बीच के न्यूनतम दूरी को, कम से कम दूरी को हम कहते हैं विस्थापन। तो दो बिंदुओं के बीच के कम से कम लंबाई को हम कहते हैं विस्थापन। और जो रास्ता बना हुआ है दो बिंदुओं के बीच, उस रास्ते के लंबाई को हम कहते हैं दूरी। अब यहाँ पर देखा जाए दिशा के आधार पर तो हम देखते हैं कि दूरी अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होती, जबकि विस्थापन सदिश राशि है और इसमें दिशा भी होती है। तो ये सारी चीज़ हैं जिनके बारे में आपने जाना कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में आपको बतलाने का प्रयास किया गया। ओके। तो पाथ लेंथ को ही हम कहते हैं, रास्ते की लंबाई को, पाथ लेंथ को ही हम कहेंगे दूरी। द पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन in a given time is the length of actual path traversed by the object in the given time. इसको हम कहते हैं distance. Okay. Yeah, the path length is the actual distance traveled by the object in the given time during motion. इसको हम कहते हैं distance, दूरी। Displacement, it is the shortest distance between the two positions of the object. ऑब्जेक्ट के दो पोजीशन के बीच के ये न्यूनतम दूरी होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके। अगला हमारा हेडिंग आता है स्पीड चाल। तो आइए अब हम समझने का कोशिश करेंगे कि चाल किसे कहते हैं, स्पीड किसे कहते हैं। ठीक है, स्पीड क्या है? तो ठीक है, दूरी और समय। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट किसी पाथ पर चल रहा है। यहां हमने नोट किया, नोट कर दिया यहां पर, यहां की रीडिंग क्या है किलोमीटर में, जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है 10 किलोमीटर। ओके, ये हमने नोट किया। यहां पर आ गया, यहां पर लिखा हुआ है 70 किलोमीटर। ओके, इसको भी हमने नोट किया। अब जब ऑब्जेक्ट यहां से चला, टाइम भी हमने नोट किया, ठीक ना। यहां पर हो रहा था 7 AM। ओके, और यहां पर हो रहा है 9 AM। तो यहाँ पर 7 बज रहा था, वहां पर 9 बज रहा है। इसका मतलब कि ये 10 किलोमीटर के पॉइंट पर ये है ऑब्जेक्ट, और ये यहाँ से 7 बजे सुबह चलना प्रारंभ करता है और चलते हुए ये 70 किलोमीटर के ये पॉइंट पर आता है और समय वहां पर होता है 9 AM, 9 बजे सुबह। तो आइए हम पता लगाएं कि इस ऑब्जेक्ट का चाल क्या है, इस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, इसका आइए हम पता लगाते हैं। तो चलिए पहले हम पता लगाएं कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस ये तय किया। तो यहाँ 70 है और 10 से चलना शुरू किया था, यानी कि ये हो गया 60 किलोमीटर।
यानी कि इसने 60 किलोमीटर की दूरी तय की है। कितने घंटे में तय की है? इस वक्त 9 बज रहा है और 7 बजे ये चला था, यानी कि 2 घंटा का समय इसको लगा है, 2 आवर्स का समय लगा। तो कितने स्पीड से चला? 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये चला है। इस तरह से आप किसी ऑब्जेक्ट का चाल, स्पीड निकाल सकते हैं। आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच। के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम एसेंसिंग लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। एसेंसिंग लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा ID 5563633017 तथा पासवर्ड QWERTY @123 है। धन्यवाद।